Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about interviewing practice in lab, case history and mental status examination. This is for the clinical psychology students जिनका जो subject code है वो MPCE 014 है. ये उनका interview का कैसे करना है वो वाला सेक्शन है. काउंसलिंग वालों का थोड़ा डिफरेंट है एंड क्लिनिकल वालों का डिफरेंट है, लेकिन काउंसलिंग वाले क्लिनिकल वाला भी यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यूइंग प्रैक्टिस, बट क्लिनिकल वाले काउंसलिंग वाला नहीं कर सकते हैं. ज़्यादा डिटेल क्लिनिकल वाले में दिया है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करते हैं. जब आपके पास क्लाइंट सबसे पहले आता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो आपको क्लाइंट के साथ करनी होती है. सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उस क्लाइंट के साथ रेपो सेट करें. तो क्लाइंट को यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड से इंडिकेट किया गया है. तो हम अभी जितने भी आगे समझेंगे उसमें हम सब्जेक्ट वर्ड ही यूज़ करेंगे सो दैट आप कंफ्यूज ना हो. बेसिकली सब्जेक्ट इज़ योर क्लाइंट. जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपको रेपो सेट करना है, यानी उससे जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो फ्रेंडली वे में आप बातचीत शुरू करेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल फील करेगा. और जितना आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे उससे आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे. सबसे पहली चीज़ है केस हिस्ट्री. केस हिस्ट्री ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप केस हिस्ट्री लोगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत चीज़ें पता चल जाती है. करते क्या है वो भी हम आगे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट बताई है कि पर्सनल डिटेल सबसे पहली चीज़ होती है जो आपको लेना है. उससे क्या होता है, आप सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन जान पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाम से, उसके एड्रेस से. क्योंकि एक नाम के कई सब्जेक्ट होते हैं तो सिर्फ नेम काफ़ी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको बाकी डिटेल होना भी ज़रूरी है सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें. हो सकता है सेम नेम के लोग सेम जगह पे भी रहते हो, इसीलिए कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी एज, ये मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना, और फैमिली कौन सी है, कितने लोग हैं फैमिली में, क्या करते हैं, जॉब कैसा है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी कि नहीं थी, वो सारी चीज़ें. सबसे पहली चीज़ आती है पर्सनल डिटेल. पर्सनल डिटेल में आप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिफर्ड बाय, किसने इसको रिफ़र किया आपके पास, क्या वो खुद से आया है या किसी के कहने पे आया है, और मेन या चीफ कंप्लेंट कहते हैं, मतलब क्या इशू लेके आया आपके पास वो आपको मेंशन करना है. जब आपने ये पर्सनल डिटेल ले लिए उसके बाद आती है पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री मतलब उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस कैसी थी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका बचपना कैसा था, स्कूल या एडोलेसेंस के टाइम पे क्या वो कैसा था, कुछ इश्यूज थे, कुछ हैरेसमेंट या एम्बेरसमेंट उसने फेस किया उस टाइम पे, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है अगर लड़की है तो, है ना. ऑक्यूपेशन के बारे में आप पता कर सकते हो कि वर्किंग है कि नहीं है. वर्किंग है तो उसका वर्क प्लेस पे कैसा एनवायरनमेंट रहता है. उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पता कर सकते हो, मैरिटल हिस्ट्री पता कर सकते हो कि मैरिज हुई है, अगर नहीं हुई है, एंड अगर हुई है तो कितनी बार हुई है, या उसके मैरिटल डिस्कॉर्ड तो नहीं है. ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो. फिर उनके बच्चों के डिटेल, उनके, क्योंकि ये पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल डेवलपमेंट, ये इन चीज़ों के अंदर आता है. फिर उसका सोशल नेटवर्क, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह क्या है, कितने हैं, कितने लोगों से ये फ्रेंडशिप बनाता है भी या नहीं है, या अलूफ रहता है, ये सारी चीज़ें. फ्री टाइम पे क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता करना है. एंड देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. अब जब वो कोई इशू लेके आया है आपके पास, उसके बारे में आपको डिटेल लेना पड़ेगा कि वो अभी जो उसको प्रॉब्लम है उसमें उसके डिटेल्स क्या है, वो क्या फेस कर रहा है. उसको एंग्जाइटी है, उसको डिप्रेशन है, उसको हार्ट रेट चेंज हो जाता है, घबराहट होती है, क्या बाहर जाने से डरता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको उससे पूछना है. ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए थे. साइकियाट्रिक सिम्टम्स उसके अगर कोई हैं तो वो आप पूछ सकते हो. उसकी इलनेस की वजह से कैसे उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके वर्क पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उसके रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, या वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा. ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, या वो खुद ही बता देता है जनरली, क्योंकि उसको इशू है तभी तो वो आया है, अदरवाइज आता नहीं.
है ना, और उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए तो वो आया है। सो इसीलिए ये चीज़ें आप पता कर सकते हो सब्जेक्ट से। फिर उसके प्रीवियस अगर उसने ट्रीटमेंट लिया है किसी से तो वो भी आप पता कर सकते हो, उसकी कोई करंट प्रॉब्लम चल रही है या साइकियाट्रिक इशू है तो वो क्या मेडिकेशंस में भी है, और प्रीवियस इलनेस के एपिसोड्स कब कब थे। सपोज उसको पहले थे, देन वो बीच में ठीक हो गया एंड उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो गई, ऐसे भी हो सकता है। सो आप ये सब पूछ सकते हो। क्या वो इस प्रॉब्लम के लिए कभी एडमिट भी हुआ है हॉस्पिटल में, या कोई ट्रीटमेंट बहुत लंबा भी चला है, और उसके सिम्टम्स क्या थे, क्या उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किए हैं, या उसको ड्रग अब्यूज़ की आदत है, या वो अल्कोहल अब्यूज़ में है, या उसकी कोई स्मोकिंग वगैरह की हैबिट है, वीड वगैरह लेने की हैबिट है। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। और कितने कितने टाइम पे उसने इस तरह वो ठीक भी था, ये भी आप पता कर सकते हो। ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब आ गया मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री मतलब क्या उसको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम रही है, क्या वो सर्जरी हुई है उसको, या किसी और ट्रीटमेंट उसने लिया है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है लेकिन दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है, वो आप पता कर सकते हो। देन फैमिली हिस्ट्री में क्या आएगा, क्या पेरेंट्स या सिबलिंग में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है, हेल्थ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या कुछ, एंड देन उसके रिलेशनशिप कैसे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये आप पता कर सकते हो। फैमिली में कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं है, या फैमिली में किस तरह से लोग कोप करते हैं अगर कोई इशू आता है, तो वो सारा चीज़ पूछ सकते हैं। फैमिली के मेम्बर्स में तो क्या ऐसी हैबिट नहीं है, मतलब जो आपने उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछी थी प्रेजेंट इलनेस के बारे में, कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता फैमिली का भी होता है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। बस ये है कि हम फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं उसमें। फिर आ गया सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मतलब उसका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ, उसका बिहेवियर वर्क प्लेस पे, स्कूल में, या फिर कहीं पे सोशल गैदरिंग में वो किस तरह से बिहेव करता है, वो पूछ सकते हैं। तो जब आपकी ये केस हिस्ट्री ले ली, ये केस हिस्ट्री में आ गया सारा कुछ। अब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जाते हैं, जिसको MSE भी कहते हैं। यहाँ पे हम उसका कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करते हैं, उसके अपीयरेंस को चेक करते हैं, उसकी इमोशनल मूड, स्पीच, थॉट, ये सारे पैटर्न्स को हम पूरा ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं। तो ज़्यादातर इसमें ना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है और पूछताछ थोड़ा कम होती है, बट जब आप बात कर रहे होते हो तभी आपको ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है। तो ये जो हम नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन जो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन। तो MSc जो है वो एक पार्ट है न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन का। सो इसमें जो एग्जामिनर है वो, जैसे मैंने बताया कि वो पेशेंट के सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशनल अप्रोच है ये। सो पर्पस हमारा क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेंटल इम्पेयरमेंट कितना है उस सब्जेक्ट में, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग किस तरह से चल रही है, उसको क्या टाइम की सेंस है, प्लेस की सेंस है, क्या वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी मेमोरी कैसी है, वो किस तरह से, स्पीच कैसी है, बहुत जल्दी बोलता है, बहुत स्लो बोलता है, या लड़खड़ाता है, किस तरह की स्पीच है, वो सब हम पता करेंगे। एंड उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, उसके लिए हम कुछ उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी एंड बाकी कुछ ऐसे पजल टाइप के क्वेश्चंस भी हम पुट अप कर सकते हैं। इनसाइट मतलब क्या वो समझ पा रहा है कि उसके साथ इशू है या नहीं है ना, रीजनिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बची है उसमें या नहीं बची है, ये सारी चीज़ करेंगे। सो MSc जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग केसेस में, डायग्नोसिस का एक पार्ट है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस जो भी हमें करना है उसमें उस पूरे डायग्नोसिस का एक सेक्शन है MSc। सो जैसे डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं जिनकी मेमोरी लॉस होती है, उनको बोलते हैं डिमेंशिया, उसमें ये हेल्प करता है हमें पता करने के लिए कि क्या डिमेंशिया के सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ और भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे शिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये इन चीज़ों में भी हम ये करते हैं। मतलब MSc इज़ कंपलसरी, ये तो करते ही करते हैं हम, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बट इसमें हमें हेल्प मिल जाती है। जो MSc का रिजल्ट आता है किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट में, हमें लगता है कि ये एबनॉर्मल है, फिर उस लाइन को हम फॉलो करते हुए, उस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम बाकी उसी से रिलेटेड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसको एक्चुअली क्या इश्यूज है, सब्जेक्ट का क्या डायग्नोसिस होगा। सो MSc किन किन पेशेंट्स पे नहीं करना चाहिए वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है।
और प्रीवियस आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो, जो पहले अगर उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप मंगा के देखो। पेशेंट पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करे कि वो जो बता रहा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें तो सब्जेक्ट भूल चुका है, या वो बताना नहीं चाहता, या XYZ रीजंस हो सकते हैं क्यों नहीं वो बता रहा, लेकिन या उसको याद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो आप उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर खुद से पढ़ने की कोशिश करें अगर वो लेके आता है प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, और क्या मेडिसिन के डोजेज हैं ये सब। तो जनरली सब्जेक्ट को याद नहीं रहते हैं चीज़ें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। वो बहुत सारे डोजेस भूल जाता है, कितने टाइम तक बोला था डॉक्टर ने ये भूल जाते हैं, क्योंकि पुरानी बात हो गई होती है। बट ऑब्वियस है ना, वो इम्पॉर्टेंट उनके लिए नहीं होता है। बट कायदे से किसी भी पेशेंट को जब डॉक्टर के पास जाता है तो प्रीवियस जो भी ट्रीटमेंट होता है उनका पूरा डिटेल उनको अच्छे से पता होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ इज इट अ मेंटल डिसऑर्डर और सम अदर मेडिकल हिस्ट्री। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। और कभी भी आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो उनको भी आपको सजेस्ट करना चाहिए कि अपने प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आना, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, टाइम आपका बचे। क्योंकि आप गलत डायग्नोसिस करोगे, पता चला डायग्नोसिस तो कुछ और था और वो इम्प्रूवमेंट के बाद इस तरह से दिखने लगा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ MSc किसके साथ नहीं किया जाता, उसके साथ आपको बिल्कुल नहीं करना जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोमा में है, या जो अटेंशन पे नहीं कर सकता बिल्कुल भी। सो आप उसके साथ ये MSc नहीं कर सकते हैं। और किसके साथ नहीं कर सकते, जो बोल नहीं पाता है, एफेजिक है। एफेजिक मतलब नहीं बोल पाता है, एंड जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं समझता जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ आप MSc नहीं कर सकते हो। नाउ स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है जब आप MSc करते हो, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हो। तो स्टेप 1 क्या है, साइकोलॉजिस्ट को जो क्लोज अटेंशन पे करना है वो इस बारे में करना है कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो किस तरह से आपके पास आ रहा है, डरा डरा सा आ रहा है, कॉन्फिडेंस में आ रहा है, या उलझा सुलझा सा ऐसा सा लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, और वो किस तरह से ऑफिस स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वेटिंग एरिया में किस तरह से बैठा है, घबरा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मूवमेंट है उसका, किस तरह से बिहेवियर है उसका ओवरऑल, वो आपको चेक करना है। और क्या उसके साथ कोई आया है पेशेंट के साथ, या वो अकेला आया है, इससे ये पता चलेगा कि उसका सोशल सपोर्ट कितना है। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकती है, जो हमें 1-on-1 कन्वर्सेशन में नहीं मिलती है। सेकंड स्टेप है, जब पेशेंट ऑफिस में एंटर हो रहा है तो देखना है आपको उसकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी है, ढंग से उसने कपड़े पहने हैं या ऐसे ही फटीचर सा कपड़े उधड़े हुए हैं, या ढंग से घर वाले कपड़े पहन के आया है, किस तरह से आया है वो देखना है। उसकी हाइजीन कैसी है, क्या वो डर्टी लग रहा है, बिना नहाया लग रहा है, कैसा लग रहा है। फिर अप्रोप्रिएटली उसने सीज़न के हिसाब से ड्रेस किया है, ऐसा तो नहीं है गर्मी में स्वेटर पहन के आ गया, या सर्दी में वो बिना ही स्वेटर पहने और ऐसी ठंडी में आ रहा है और बिल्कुल उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि उसने ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं या कुछ ऐसा, वो आपको चेक करना है। फिर वो खुद के बारे में क्या बोल रहा है, क्या वो बैठे बैठे वेटिंग एरिया में खुद से बात तो नहीं कर रहा है, वो भी आपको नोटिस करना है। फिर ऑफिस डोर से क्या वो आगे पीछे ऐसे चलता फिरता तो नहीं नजर आ, जैसे वो डेस्परेट होते हैं ना, जो परेशान होते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी भागते दौड़ते रहते हैं, वैसी कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तो वो सारे आपको ऑब्जर्वेशंस को कहीं रिकॉर्ड करना है। स्टेप 3 होगा जब सब्जेक्ट आपके पास आ जाता है, आपको रैपो सेट करना है अपने सब्जेक्ट के साथ, आपको खुद को इंट्रोड्यूस भी करना है सो दैट वो कंफर्टेबल फील करने लगे। और जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको अच्छे से बात करनी है, उससे डायरेक्टली बात करनी है, पेशेंट से इधर उधर देखना नहीं है, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। और आपको ये भी अटेंशन पे करना है कि पर सब्जेक्ट जो है वो आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सो अगर पेशेंट अनईजी दिखाई देता है, मतलब रेस्टलेस दिखाई देता है, और वो ठीक से अटेंशन नहीं पे कर रहा, या वो ईज़ फील नहीं कर रहा, सो आपको उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए उससे पूछना है कि पानी पियेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ लाऊं, इस तरह से कुछ आपको उसको एंटरटेन करने की कोशिश करना है ना। सो वो पेशेंट को लगेगा कि हाँ ये सामने वाला मेरी वाकई केयर करता है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करना शुरू कर देगा। उसके बाद इसी जब आपके पास बैठा है सब्जेक्ट, तब आपको उसके अपीयरेंस पे ध्यान देना है, उसकी एज पूछनी है, उसका जेंडर तो आपको पता ही चल जाएगा। फिर उसका स्टेटस क्या है, सिविल स्टेटस मतलब कहाँ रहते हैं आपको, आप कैसा है आपका, ये सारी चीज़ें पूछ लेना। एंड देन ओवरऑल उसका अपीयरेंस कैसा है, पुअर हाइजीन है या अच्छे से तैयार होके आया है, उसको इंटरेस्ट है खुद की केयर पे या नहीं है, ये पता चल जाएगा हमें। सो वो ढंग से खुद से नहा पा रहा है कि नहीं नहा पा रहा है, ये सब आप देख के पता लगा सकते हो, है ना, ये ऑब्जर्वेशन की बात है। देन
ये डिटेल तो जैसे भी क्लाइंट जब भी अपॉइंटमेंट लेता है, ये एज वगैरह जेंडर के बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है। नाउ मूवमेंट एंड बिहेवियर में आपको ये देखना है कि उसकी चाल कैसी है, क्या वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है या वो नॉर्मली चल रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, ऐसे झुका सा है या बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन किस तरह से है, ऐसा तो नहीं कि अजीब सा हाथ नहीं हिला रहा, सीधे पैर से चल रहा है बिना हाथ हिलाए। सो ये एबनॉर्मल आपको मूवमेंट देखना है बॉडी का, किस तरह से कोऑर्डिनेशन है। आई कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहा, कहीं ऊपर देखते हुए या साइड में देखते हुए बात कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे दे रहा है, सीधे मुंह से बात कर रहा है या अपने लिप्स को अजीब तरीके से मूव कर रहा है या जॉ को अजीब तरीके से हिला रहा है, वो आपको ध्यान देना है। सो इस तरह के बिहेवियर्स को आपको नोट करना है। अगर उसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम लग रही है, आपको ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा, मतलब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। नाउ अफेक्ट की बात करेंगे तो वो अपने इमोशनल रिएक्शंस किस तरह से दे रहा है। कोई आप उससे ठीक से बात कर रहा है तो क्या वो रो के जवाब दे रहा है, चिल्ला के जवाब दे रहा है, इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किसी ने नॉर्मली कुछ पूछ लिया तो उसमें भी रोने लगा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, किसी बात को किसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, या उसका बिल्कुल इमोशनल रिस्पॉन्स ही नहीं है, जहाँ पे उसको हंसना चाहिए वहाँ पे भी हंस नहीं रहा है या ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो आपको नोट करना है। नाउ मूड की बात करें, सो उसका अंदर का टोन कैसा है, इमोशनल एटमॉस्फेयर उसका कैसा है, वो सैड दिख रहा है या खुश दिख रहा है या गुस्से में दिख रहा है, किस तरह का दिख रहा है। नेक्स्ट इज स्पीच, उसका जो वॉइस है वो क्या जोर से बात कर रहा है, नॉर्मल आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और उसकी टोन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, कैसी है। एंड देन वो स्पीड कितनी है उसकी बोलने की, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है या बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। फिर आंसर्स कितना कैसे दे रहा है, वन वर्ड में दे रहा है, लंबे लंबे आंसर दे रहा है या आउट ऑफ द बॉक्स जाके आंसर दे रहा है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। फिर उसको कितनी क्लैरिटी है जो भी आप पूछ रहे हैं उसके बारे में, इस तरह की चीज़ें आपको पता करना है। नेक्स्ट इज थॉट कंटेंट, थॉट कंटेंट में किस तरह से उसका दिमाग चल रहा है, जैसे कि हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि उसका डिस्टॉर्टेड सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको जो रियल नहीं है वो भी उसको दिखाई देने लगता है या सुनाई देने लगता है, या वो किसी ना किसी सेंसेस से उसको सेंस करता है। तो उसके जो सेंसरी इंप्रेशंस हैं वो उसके माइंड में किस तरह से जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है। यानी कि हो सकता है उसको कुछ ऐसा दिख रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा, हो सकता है वो ऐसी आवाज़ें सुन रहा हो जो वो कोई और नहीं सुन पा रहा, या उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या स्मेल आ रही है या टेस्ट आ रही है जो कोई और नहीं कर रहा। सो इस तरह के स्टिमुली आते हैं हेलुसिनेशन में। तो आपको कैसे सवाल करने हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जब हेलुसिनेशन किसी को होता है तो आपको पूछना है कि डू यू समटाइम्स हियर सम वॉइस टेलिंग यू टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आपने क्या कोई आवाज़ सुनी जो आपको कह रहा है कि ये मत करो ये करो। क्या फिर दूसरा आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी जब जहाँ आपके आसपास कोई नहीं है तो भी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर नेक्स्ट आपको पूछना है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में कोई आपके बारे में बात कर रहा है आप एंड ज़ोर ज़ोर से आप वो बोल रहा है जो भी आप कर रहे हैं। इस तरह के हेलुसिनेशन में पूछना है। डिल्यूजन जो होता है वो जब आप जो सच नहीं है उस पर आप स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, अनशेकेबल बिलीफ, मतलब आपके पास इरेशनल बिलीफ होता है वो। और कोई आपके पास नॉर्मल रीजनिंग भी, कोई रीजनिंग भी कर दे आपको कि भाई ये गलत है जो तुम सोच रहे हो, तो भी वो नहीं मानेगा, वो उसी को ही मानेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, चाहे आप कितना भी एविडेंस ले आओ उसके अगेंस्ट। सो वो बहुत फिर्म रहते हैं और कितने भी आप प्रूफ लेके आओ जैसे मैंने बताया वो नहीं मानेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, डू यू समटाइम्स फील दैट पीपल आर आफ्टर यू। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके पीछे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन टैप हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ही बारे में बात की जा रही है, लोग आप ही के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है आपको। ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो डिल्यूजन के बारे में पता चल जाएगा। नाउ डिसोसिएशन क्या है, कुछ मेमोरीज और मेंटल प्रोसेसेस ना वो स्प्लिट हो जाते हैं कॉन्शियस अवेयरनेस से। सो वो अनरियलिटी की फीलिंग आएगी, डीपर्सनलाइजेशन वाली चीज़ आ जाएगी। डीपर्सनलाइजेशन मतलब वो अपनी बॉडी में नहीं है, उसकी बॉडी अलग है, वो अलग है, इस तरह से उसको फील होने लगेगा। कंफ्यूज स्टेट पे आएगा अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तो वो डिसोसिएशन होता है। उसमें आपको क्या सवाल पूछने हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आप क्या काम करते हो, क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप कौन हो, इस तरह के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्सेशन, मतलब कोई दिमाग में ऐसी चीज़ होना जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो आप
होता है आपके दिमाग में, वो चलता रहता है, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, परसिस्टेंट अनवांटेड आइडिया और इम्पल्स दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय रीजनिंग करने के बाद भी नहीं वो हटती है। सो इसमें क्या पूछोगे आप, क्या उससे पूछेंगे कि आप कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर थॉट चलता है जो आपके दिमाग में आता ही रहता है बार बार, आप नहीं चाहते उसको कि वो आपके दिमाग में आए तो भी वो आता है। फिर आप पूछेंगे कि आपके क्या स्ट्रेंज आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, स्ट्रेंज फीलिंग आती है जो आपको पता है कि वो सही नहीं है, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन आप कितना भी कोशिश करो लेकिन वो आपके दिमाग में आता ही जाता है, नो मैटर वॉट। फिर आप पूछेंगे कि क्या वो कुछ इम्पल्सेस जो हैं वो, जैसे कि हाथ बार बार वॉश करना, ऐसे वाले इम्पल्सेस आपको आते हैं, या कुछ और रिपीटेटिव चीज़ करने का बार बार आता है कि भाई करना ही पड़ता है, नहीं तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। सो इस तरह के थॉट्स आपको पूछना है। नाउ नेक्स्ट इज थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, क्या उसके लॉजिकल कनेक्शन जो वो सोचता है और जो कन्वर्सेशन चल रही है उन दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है। मतलब आप किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो कुछ और टॉपिक बीच में शुरू कर रहा है, कुछ और चीज़ें बता रहा है जो उससे कनेक्टेड है ही नहीं। आपने कुछ और, सपोज आपने उसके करियर के बारे में पूछा और वो घर के काम के बारे में बात करने लग गया है, सो वो इररेलेवेंट चीज़ होगी ना, तो इररेलेवेंट डिटेल्स दे रहा है, कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहा है या कोई फ्रेज बार बार रिपीट कर रहा है कि आपको कुछ बताते बताते कहीं कुछ और शुरू कर रहा है, या कोई एक टॉपिक एक वर्ड को बार बार बोले जा रहा है। सो या वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, या अपनी थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो इंटरप्ट हो रही है, देयर इज़ अ ब्लॉकेज, है ना, इलॉजिकल कनेक्शंस हो रहे हैं उसके थॉट्स में, या कुछ थॉट डिसऑर्डर भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें थॉट प्रोसेस में आएगा। नाउ कॉग्निशन की बात करें, एक्ट और कंडीशन ऑफ नोइंग को हम कॉग्निशन कहते हैं, मतलब आप किस चीज़ को किस तरह से समझते हैं उसको कॉग्निशन कहते हैं। सो इसमें पर्सन के बारे में आप क्या पता करेंगे, उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता करेंगे कि क्या उसको टाइम के बारे में पता है, अभी क्या टाइम हो रहा है। आप उससे पूछेंगे कि वो अपने आप को लोकेट कर पा रहा है कि वो कहाँ पे है अभी, और किस जगह पे है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, उसका नाम क्या है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक करने के लिए आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि उसने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप पूछेंगे। लॉन्ग टर्म में पूछेंगे कि स्कूल के टाइम पे वो किस तरह की पढ़ाई होती थी उसके स्कूल में, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। सो दोनों मेमोरीज चेक हो जाएंगी। फिर उसकी एबिलिटी की, वो अरिथमेटिक परफॉर्मेंस कर पाता है कि नहीं, तो आप उसको बैकवर्ड काउंटिंग के लिए बोल दोगे कोई भी रैंडम नंबर पकड़ के। फिर इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में पता करने के लिए प्रेसिडेंट्स की पिक्चर दिखा के पूछ सकते हैं ये कौन है, ये कौन है, ऐसे। सो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। फिर उसका कि कोई प्रोवर्ब देके आप उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को चेक कर सकते हैं कि वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। किसी ऑब्जेक्ट का नेम किसी ऑब्जेक्ट को नेम कर पा रहा है कि नहीं, कंप्लीट सेंटेंस लिख पा रहा है कि नहीं। सो ऑब्जेक्ट को दिखा के आप बोल सकते हैं कि इसके बारे में कुछ लिखो या इसके बारे में कुछ बोलो। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसकी एबिलिटी कितनी है, थिंकिंग कॉग्निशन किस तरह का है। फिर आप उसको ये भी कॉम्ब दे के ये चेक कर सकते हैं कि वो टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, जैसे कि कंघी करके बताओ, कॉम करके बताओ। देन उसको पेन दे के या कोई और छोटी सी एक्टिविटी पेपर फोल्ड करवा के देख सकते हो कि आपने जो बोला वो वैसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आप ड्रॉ करवा सकते हो, है ना, स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरह से। तो आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह से मैप वगैरह बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, डिज़ाइन को कॉपी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर उसको लेफ्ट हैंड रेज करने के लिए बोल सकते हैं या राइट हैंड को टच करने के लिए बोल सकते हैं, तो उससे लेफ्ट एंड राइट का उसको डिस्टिंग्विश हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज जजमेंट। जजमेंट में आप क्या पता करोगे कि उससे पूछोगे कि क्या उसकी कॉमन सेंस के बारे में, बेसिकली जो किस तरह से वो मेडिकेशन के बारे में बता रहा है, क्या वो मेडिकेशन खाना भूल जाता है या उसको पता है कि वो मेडिसिन क्यों खाता है ना। जो एक आम सी चीज़ होती है उसके बारे में आप बात करेंगे, और उससे कुछ कंडीशन देके पूछेंगे कि अगर ऐसा आपके सामने कोई बच्चा रो रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसको अवॉइड करोगे, आप उससे जाके बात करोगे। सो ये चीज़ें उसकी जजमेंट के बारे में बताएंगे, मतलब आप एक जजमेंट किस तरह से करोगे, है ना। कोई गर्म चीज़ है तो क्या आप इसके अंदर हाथ डालोगे। सो इस तरह के कुछ अजीब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको जजमेंट के बारे में पता लगे वो आप पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं है इसी को कॉपी करें, आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। नाउ इनसाइट में आपको उसकी खुद की एबिलिटी की, वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है
सब्जेक्ट को इस बात का सेंस है कि उसको कोई प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर हो चुकी है। सो उससे आप पूछना है आपको कि डू यू थिंक यू आर इल, है ना। और अगर वो हो सकता है ऐसा भी जवाब दे सकता है कि नहीं मैं तो बीमार नहीं हूँ, जो मुझे लेके आया ना वो लोग हैं बीमार, उनको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के भी जवाब दे सकता है। तो आपको ये चीज़ उससे पूछने की कोशिश करना है। नाउ ये जो टाइम है जब हम ये टेस्ट करते हैं, ये ज़्यादातर है ना 5 मिनट तक हो जाता है अगर इंसान हेल्दी है तो। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डिमेंशिया या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं टेस्ट करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर ऑल्सो कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपको कितनी चीज़ें याद है कि क्या पूछनी है। सो ये हेडिंग्स आप अच्छे से लर्न करके जाओ, बाकी डिटेल तो मैंने समझा ही दिया है तो आपको रिटेन रह ही जाएगा। सो ये इस तरह से आपको अगर इंटरव्यू स्किल के बारे में पूछेंगे तो आपको ये सब आना चाहिए। और ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ एमएससी, इंटरव्यू स्किल में क्या होता है, हिस्ट्री टेकिंग क्या होता है ना, इनटेक हिस्ट्री या केस हिस्ट्री से आप क्या समझते हो, ये सारी चीज़ें आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम इंटरव्यू प्रैक्टिस कैसे कर में क्या क्या करना है और केस हिस्ट्री एंड एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। So thanks for watching and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.